हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का ही एक पार्ट है। और इसमें क्या होता है, कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल होते हैं, उसी तरह से जो एल्काइंस होते हैं उनमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं कि वो एल्काइन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट वन होगे, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n-2। ठीक है, जैसे एल्केन्स का होता था CnH2n+2, फिर एल्कीन्स का आ जाता था CnH2n, और ये एल्काइंस का होता है CnH2n-2। और फर्स्ट मेंबर की अगर हम बात करें, अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखोगे CnH2n-2, अगर आप n की वैल्यू 1 इसमें पुट करते हो तो क्या आ जाता है C1, और ये आ जाता है हाइड्रोजन में 2 - 2, ये आ जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बना नहीं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर है वो आता है n=2 से। तो आपको एल्काइंस के केस में ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू पुट होती है वो स्टार्ट होती है n=2 से। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज के लिए n की वैल्यू 2 से ही हम पुट करना शुरू करते हैं। तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये आ जाता है C2H2। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। अगर आपको पूछे कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन कौन सा है, देन C2H2, जिसका नाम होता है इथाइन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेबल मेंबर अगर हम बोले तो क्या आ जाता है, ये इथाइन। और इसको जनरली हम किस नेम से जानते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमनली नेम यूज होता है वो होता है एसिटाइलिन। कभी एसिटाइलिन आ जाए उसका मतलब है वो इथाइन है, वो क्या है आपका C2H2 इज इथाइन। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। देखो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, वैसे तो हमें पता है एक बॉन्ड इसमें सिग्मा है और 2 बॉन्ड्स इसमें पाई है, क्योंकि एटलीस्ट एक सिग्मा होता है और बाकी के मल्टीपल बॉन्ड्स में पाई होते हैं। ठीक है, अब इसे हम ऑर्बिटल पिक्चर से देखते हैं कि ऑर्बिटल पिक्चर से हमें किस तरह से ये समझ आता है, किस तरह से सिग्मा ओवरलैप होता है, किस तरह से पाई ओवरलैप होता है। तो देखो एक चीज मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में भी बताई थी कि जब भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से। किससे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप होता है उससे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा ओवरलैप। वेयर एज जो पाई बॉन्ड है या फिर पाई ओवरलैपिंग होती है वो किस में होती है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में। किस में? अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में क्या होती है, पाई बॉन्ड बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है कुछ इस तरह से। जैसे ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया है। दूसरा ये है, दूसरे कार्बन का भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स है। अब ये साइड वाइज इस तरह से ओवरलैप करते हैं, पाई ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है, ओनली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। वेयर एज जो पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब जिनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। और वैसे भी अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में देखें, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी आ जाए उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp। उसी तरह से ये वाला कार्बन भी है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइज्ड और डबल बॉन्ड वाले क्या करवाए थे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और सिंगल बॉन्ड वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये चीजें मैं आपको चैप्टर 4 में डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान में रख के अब सिंस यहाँ पर कार्बन्स क्या है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन्स है ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब मैंने आपको कहा है जो आपकी सिग्मा बॉन्ड्स बनने हैं वो यूज करते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस केस में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से है, sp ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और इनके नंबर कितने होते हैं, जितने इनके ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही नंबर होते हैं। मतलब एक s है एक p है, तो टोटल नंबर ऑफ जो sp ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इस तरह से समझो।
हर एक कार्बन के पास, हर एक डबल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास क्या है, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। अब ये कार्बन इन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का यूज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये है इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका भी है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि ब्लू कलर से बना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन कार्बन के जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए ये वाले, ठीक है, वो क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को यहाँ पर ये मर्ज कर देंगे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे। अब ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर अगर देखिए ये सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, ये फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया सिग्मा ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है। उसी तरह से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑब्वियसली उनके पास तो एक ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s ही होते हैं हाइड्रोजन के भी। तो 1s ऑर्बिटल्स जो है वो कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से यहाँ पर ओवरलैप करते हैं और ये भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसी चीज को अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर ये वाले हो गए सिग्मा बॉन्ड, 2 कौन से, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए जो हाइड्रोजन्स के बीच में है, हाइड्रोजन और कार्बन्स के बीच में है, ठीक है। और जो बीच में ये वाला सिग्मा है वो कहाँ आ गया, इधर है, उसके लिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। अब देखो, अब चीजें क्लियर आपको हो रही है कि अगर 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो एक कार्बन ने कैसे यूज करे, ठीक है। एक कार्बन ने 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे यूज करे, एक तरफ उसने कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना दिया और दूसरी तरफ उसने हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने यूज करे हैं, ओके। अब देखो, अब पाई बॉन्ड की तरफ आते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहली बात, पाई बॉन्ड बनते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की साइडवेज, कैसी, साइडवेज ओवरलैपिंग से, ठीक है, ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन हैं। अब हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की तो पूरी थ्योरी कर ली कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अब जो बच गए हैं, सिंस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है, एक s और एक p ऑर्बिटल यहाँ पर मिलके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। लेकिन हमें पता है p ऑर्बिटल तो 3 होते हैं, चलो मान लिया 3 में से एक sp में चले गया, ठीक है, इंटरमिक्स हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। लेकिन ये 2 भी तो है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहे हैं। सो दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स और यही पार्ट करते हैं, यही पार्ट लेते हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। अब ये रेड कलर से जो मैंने बनाए हैं ये है हमारे, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। अब देखो, अगर हम एक्सिस को थोड़ा डिफाइन करें तो यहाँ पर एक्सिस इस तरह से बनाई है कि ऊपर हमने x एक्सिस ली है और यहाँ पर z एक्सिस ली है और यहाँ पर अबव एंड बिलो द प्लेन जो कि हमने थोड़ा सा टिल्टेड बनाई है, इसका मतलब है ये एक्सिस ऐसे ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। अब देखो, तो इस हिसाब से ये हो गया 2px ऑर्बिटल और ये भी हो गया 2px ऑर्बिटल, ठीक है। और जो ये टिल्टेड है, एक्चुअली जो ये टिल्टेड आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है। इस तरह से आपकी तरफ आ रहे हैं और इस पेपर के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। सिंस हम यहाँ पर 3D में नहीं बना सकते तो हमने इन्हें टिल्टेड बना दिया। तो ये कौन से है, ये है 2py, y डायरेक्शन में है, मतलब अबव द पेपर एंड बिलो द पेपर, ठीक है। तो ये हो गया 2py, ठीक है। तो इस तरह से 2 तरह के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स आपके सामने हैं। अब क्या होता है, इनमें होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग किस तरह से ये करते हैं, यहाँ पर जो p वाले हैं, px वाले हैं, वो इस तरह से ऊपर वाले लोब्स साइड वाइज करते हैं और नीचे वाले लोब्स को भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो इससे बनता है हमारे पास एक पाई बॉन्ड। अब ये नहीं करना है आपने कि ऊपर भी एक पाई बॉन्ड लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, तो क्योंकि ये पूरा एक यूनिट होता है, ऊपर और नीचे की ओवरलैपिंग से, दोनों लोब्स की ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। हम कहते हैं 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। अब जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो किस तरह से बन रहा है, यहाँ पर जो आपके पास
2p-y अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, उनकी भी साइड वाइज इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, वो भी ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, आपस में ओवरलैप करेंगे 2p-y और 2p-y, जिससे बन जाएगा अनदर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से दो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। कैसे, आपको पता होना चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से दो पाई बॉन्ड बनते हैं। अब देखो बन गए ना, अब सिग्मा तो हमने बना लिए थे और इसी तरह से इन दोनों के बीच में ये सिग्मा तो बन गए थे, अब यहाँ पर दो पाई बॉन्ड्स बन गए हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है एल्काइन का। तो ये बेसिक एल्काइन हमने लिया है इथाइन, ठीक है। तो इसके साथ आपकी ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी खत्म हो रही है। अब देखो, अब इसमें अगर हम इथाइन मॉलिक्यूल देखें उसमें क्या क्या होते हैं इथाइन मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर देखो इथाइन मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो कितने होते हैं, दो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कितने होते हैं, दो पाई बॉन्ड है। तो इसमें होते हैं 2 कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड्स दो होते हैं कार्बन्स के बीच में। और हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं, दो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड्स का, तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बाकी तो पाई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है इथाइन, ठीक है। तो ये पूरी इसकी समरी है, इथाइन में कितने पाई बॉन्ड्स है, कौन कौन से, और सिग्मा बॉन्ड्स कौन कौन से है, ठीक है। अब अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो ट्रिपल, डबल और सिंगल, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होती है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली जो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसकी एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, जहां पर ज्यादा बॉन्ड्स है वहां पर उन बॉन्ड्स को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड इज मोर देन डबल बॉन्ड। और वही जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर डबल तोड़ना है, एंड वेयरएज यहाँ पर आपको थ्री बॉन्ड्स तोड़ने हैं, तो ये ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर ये होता है। वेयरएज अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है ये इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है तो ये लंबा हो जाता है। जैसे ही आप बॉन्ड्स का नंबर बढ़ाते हो वैसे ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, एटम्स जो है वो पास में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो ये दोनों ट्रेंड्स हो गए। अब देखो हमने यहाँ पर बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की, ये हमने अलग से सिग्मा बॉन्ड बता दिया, यहाँ पर हमने पाई ओवरलैप बता दिया, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, हमें इनको क्लब करके अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, कहाँ कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जो ये वाले लोब से एक्स डायरेक्शन में वो कैसे है, वो इस प्लेन पे है, मतलब इस पेपर पे ही है, ठीक है, जो ये एक्स डायरेक्शन में बनाए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले प्लेन में भी होगी। और दूसरी तरफ जो ये वाले लोब्स साइड में नजर आ रहे हैं, एक्चुअली इनका क्या मतलब है, एक लोब इस पेपर के ऊपर बना है, मतलब मान लो यहाँ पर कार्बन है तो एक लोब ऐसे आपकी तरफ बनेगा, एक लोब इस पेपर के नीचे बनेगा। तो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन भी है, और ऊपर और नीचे इस प्लेन पे भी है, मतलब पूरे 3D में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको सर्कुलर वे में दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएं तो कैसे बनाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना देते हैं, जो ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये वाली कौन सी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाली है। तो ये सारे कौन से बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ठीक है। वेयरएज अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, जो कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होता है, वो कहाँ होगा, वो इस तरह से सर्कुलर वे में इसके चारों तरफ होगा, ठीक है,
वो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो चारों तरफ इसके होगा। अब चारों तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है और इस प्लेन में भी ऊपर नीचे डेंसिटी आ रही है। तो वो काइंड ऑफ क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ एक सिलेंडर टाइप का बना देता है इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए कई बार आपको आ जाता है पेपर में कि अगर एल्काइन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी है, तो आप कहोगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ठीक है, सिलेंड्रिकली क्या है, ये सिमेट्रिक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरह से ये एक सिलेंडर सा बना रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस पे। तो देखो इसकी ज़्यादा प्रिपरेशंस नहीं है, सिर्फ 2 प्रिपरेशंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 को आप कहते हो कैल्शियम कार्बाइड। पहले हम कैल्शियम कार्बाइड तक जाएंगे कि कैसे हम कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है एल्काइन। ठीक है, पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन कहते हैं इसका, जब ये डिकम्पोज होता है हीट करके तो ये बनाता है यहाँ पर क्विक लाइम। ठीक है, CaO इज अ क्विक लाइम और ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये CaO क्विक लाइम है उसमें हम कार्बन को ऐड कर देते हैं जिसे हम कोक भी कहते हैं, तो ये बना देता है यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड जो हमें चाहिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड बना देता है और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। बाकी हम यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, इसे बैलेंस कर लेते हैं, तो 3 यहाँ पर आ जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास आ गया। अब यहाँ से प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालना है। जैसे ही आप वाटर डालते हो कैल्शियम कार्बाइड में क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में ये जो C2 है वो बन जाता है H2। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन से टोटल 2 प्लस ये हो गया 2 4, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिल जाता है इथाइन। ठीक है, इथाइन मिल गया जो कि एक एल्काइन है। इस तरह से प्रिपरेशन होती है एल्काइंस की। ठीक है, तो फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड कैसे करना है, सीधे आपको वाटर डालना है। मेन रिएक्शन आपकी ये है। साथ ही में आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, लाइमस्टोन से किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रिपरेशन। अब फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, विसिनल का मतलब है कि साथ वाले एडजेसेंट कार्बन्स पे दोनों हैलाइड्स लगे हो। किस तरह से, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पर मान लो ब्रोमीन लग गया, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा है, तो ये दोनों पोजीशन कौन सी होती है, ये दोनों पोजीशन होती है विसिनल पोजीशन, जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में होती है। और जो जेमिनल होती है अगर, तो क्या होती है, इसी पर हम ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, बाकी हम जगह क्या करते हैं, हाइड्रोजन्स को फिलअप कर देते हैं इस तरह से। अब क्या होता है, जो विसिनल डाइहैलाइड्स है उसमें एक्चुअली होता क्या है, उसमें डिहाइड्रो हलोजिनेशन हमने करनी है। डिहाइड्रो हलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, डी का मतलब होता है माइनस हो रहा है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, हलोजिनेशन मतलब हलोजन माइनस हो रहा है, मतलब इसमें से आपको -HX करना है। ठीक है, या फिर कहो यहाँ पर -HBr होगा। तो ये क्या होती है, ये काइंड ऑफ होती है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और ये किसके साथ होगी, ये होती है अल्कोहलिक KOH के साथ। कौन सा, अल्कोहलिक KOH के साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, डिहाइड्रो हलोजिनेशन होती है, तो -HBr यहाँ से निकल जाता है। अब ये क्या होती है, दिस इज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, देखो जैसे ये ब्रोमीन लगा है तो ये इसकी होगी अल्फा पोजीशन। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है ये है बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है वो इस ब्रोमीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होने वाला है, सो इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन -HBr हो जाता है, तो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है।
डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में, और यहाँ पर रह जाता है 2 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, अभी भी अल्काइन नहीं मिला है, तो अल्काइन तक जाने के लिए फिर से हमें क्या करवानी पड़ेगी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ही करवानी पड़ेगी। लेकिन अब इस टाइम पर KOH से बात नहीं बनने वाली, तो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaNH2। NaNH2 हम लेते हैं, NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करवाता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है, ये वाला ब्रोमीन, ये वाला हाइड्रोजन -HBr हो जाता है, और यहाँ पर बन जाता है एल्काइन। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड में अल्कोहलिक KOH डालना है, फिर आपको दूसरे स्टेप में एक और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, इससे क्या हो जाएगा, फिर से -HBr हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास एल्काइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस थी एल्काइंस की। अब मूव करते हैं ऑन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइंस के केस में, वैसे आपने एल्कीन्स के केस में भी अच्छे से कर दिया होगा। अब देखो, पहले आप ये समझो कि इसमें क्या होता है। देखो, फर्स्ट मेंबर की अगर हम बात करें वो है इथाइन। ठीक है, फर्स्ट मेंबर है इथाइन, जो कि होता है ये वाला। अब इसमें मुझे बताओ कुछ और, आप इसी स्ट्रक्चर को किसी अलग तरीके से लिख सकते हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर, इसी वे में हम इथाइन को लिख सकते हैं। उसी तरह से प्रोपाइन की अगर बात करें, सेकेंड मेंबर ऑफ द एल्काइन सीरीज विच इज CH3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड H आ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोपाइन। अब प्रोपाइन को कहो कि किस तरह से, आप कोई ऐसा मेथड है जिस तरह से हम इसको अलग तरह से लिखे, तो आप कहोगे यस मैम ऐसे कर लेते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर देते हैं, ये CH3 हो गया, यहाँ पर भी H कर लेते हैं। तो आप कहोगे ये दूसरा स्ट्रक्चर रहा, लेकिन आप गौर से देखो, ये तो वही चीज है, इसी को आपने उल्टा लिख लिया है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें, देखो यहाँ पर जो बात होती है वो नंबरिंग की होती है। नंबरिंग से देखो, ये है 1 2 3, वहीं पर ये भी है 1 2 3, तो क्या डिफरेंस आ गया, जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी अभी फर्स्ट पोजीशन पे ही है, यहाँ पर भी ये ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही है। तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो आपकी जो आइसोमेरिज्म शो होती है, जो अल्काइंस करते हैं, वो स्टार्ट होती है विद ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन में कैसे होती है, पहले ब्यूटाइन का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब देखो, ब्यूटाइन में कितने होते हैं, 4 मेंबर्ड है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम फर्स्टली क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास वे क्या होता है, इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखने का। इसी को दूसरे वे में आप कैसे लिख सकते हो कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ पर बीच में लगा दो, क्योंकि देखो ये दोनों पोजीशंस तो सेम है, क्योंकि ये भी यहाँ से फर्स्ट है, पीछे से ये भी फर्स्ट है। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट है, यहाँ पर लगाओगे तब तो वही मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ये बीच वाली पोजीशन है, दिस इज द सेकेंड पोजीशन, तो यहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो हमें दूसरा आइसोमर मिल जाता है ब्यूटाइन का। ठीक है, तो बाकी जगह आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन्स को, कार्बन की वैलेंसी को इस तरह से पूरा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा CH3 और ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब इसके हम IUPAC नेम भी जरा लिख लेते हैं। तो क्या क्या IUPAC नेम है इसके, दिस इज अब देखो, जब भी ट्रिपल बॉन्ड का आपको आता है तो प्रायोरिटी हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड नियर पड़ता है वहां से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज ब्यूट, क्योंकि 1 2 3 4 है, दिस इज ब्यूट 1 आइन। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइसोमर हो गया। सेकेंड आइसोमर इज, अगर हम नंबरिंग कहीं से भी कर लो, यहाँ पर आपके पास सेकेंड पोजीशन पे ये बॉन्ड आना है, फर्स्ट बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड, सो दिस इज ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स है। अब पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का होता है। तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड इज प्लेस्ड, वेयर एज यहाँ पर क्या है, सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड इज प्लेस्ड। तो ब्यूटाइन के 2 आइसोमर्स होते हैं, ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। उसी तरह से हम पेंटाइन का भी करते हैं। ठीक है, अब देखो पेंटाइन के केस में हम कैसे करते हैं। फर्स्टली आपको बनाना है इसका बेसिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5।
ठीक है, 5 मेंबर्ड है, 5 कर लिया। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगाते हो। सिंस ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, लेकिन ये दोनों पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है आपस में, लेकिन ये डिफरेंट है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड। तो दूसरा जो हमारा आइसोमर बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हम जो डबल बॉन्ड है वो इसकी जगह क्या कर लेते हैं, किसी इस तरफ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पर, इसको यहाँ पर आपको पहले बैलेंस करना है कार्बन को, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा और ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया पेंट। और सिंस ये फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है, पेंट 1 आइन। ठीक है, पेंट 1 आइन इसका IUPAC नेम है। अगर आप इसकी बात करते हैं ज़रा, ये है CH3, ये है CH3, दिस इज CH2 और ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अगर नंबरिंग की बात करें तो देखो कहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियर आ रहा है, तो पीछे से नियर आ रहा है, क्योंकि आगे से अगर करोगे 1 2 3, 1 2 थर्ड पोजीशन है, यहाँ से 1 2 है, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो जाता है पेंट 2 आइन। ठीक है, तो ये हो गया पेंट 2 आइन। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पर हमें 5 मेंबर्ड है, लेकिन अगर हम चेन को ही क्या कर लें, 1 2 3 4 मेंबर्ड चेन कर ले, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रांचिंग दे दे एक जगह पे, क्योंकि यहाँ तो नहीं करोगे ना ब्रांचिंग, यहाँ पर तो सेम ही बात आ जाएगी। ठीक है, अगर ब्रांचिंग यहाँ पर दे देते और स्टिल हम ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर रखते, तो देखो क्या होता, CH3 एंड यहाँ पर आ जाता है 1 2 और ये CH। ठीक है, अब इस केस में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, वहां से नंबरिंग करनी है जहां से ट्रिपल बॉन्ड नियर पड़े। और कार्बन्स देखो पूरे है 1 2 3 4 एंड 5 है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से 4। ठीक है, ये हमारी पेरेंट चेन होगी। अब इसका अगर आप IUPAC नेम लिखोगे क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये आ जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स है, 4 कार्बन्स है। ठीक है, तो उसका आ जाता है वर्ड रूट ब्यूट और फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा आइन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो ये 3 आइसोमर्स होते हैं पेंटाइन के। अब आप कहोगे कोई और दूसरा वे भी होगा कि हम चलो ये कर लेते हैं, इस CH3 को यहाँ पर लगा देते हैं, इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर लगा देते हैं, तो वो भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही आएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आना है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे ही क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा पीछे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें 3 आइसोमर्स मिलते हैं पेंटाइन के। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो ये है फर्स्ट, इसको फर्स्ट मार्क करते हैं, इसको सेकेंड मार्क करते हैं, इसे हम 3 मार्क करते हैं। अगर आप देखोगे जो फर्स्ट एंड सेकेंड है ये होते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये आपस में कहलाए जाते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि इनमें डिफरेंस सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पे है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, वेयरएस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है ना, आया समझ आपको। ठीक है, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स है। और अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखो, या फिर आप फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को देखो, ठीक है, मतलब थर्ड से कंपैरिजन करो बाकी का, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं चेन आइसोमर्स। ये चेन आइसोमर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी चेन में डिफरेंस है, यहाँ पर ब्रांचिंग है, यहाँ पर आपकी जो पेरेंट चेन है 4 मेंबर्ड है, वेयरएज इन दोनों में क्या है 5 मेंबर्ड पेरेंट चेन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है पेरेंट चेन पे। ठीक है, तो ये चेन आइसोमर्स हो गई, ये ब्रांचिंग यहाँ पर आ रही है, वेयरएज ये दोनों क्या है, लीनियर है। तो इस तरह से भी जो आइसोमर्स है उनका भी पर्टिकुलर रिलेशन होता है आपस में भी। ठीक है, अब देखो हेक्साइन के आइसोमर्स कैसे बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हेक्स आ गया, 6 कार्बन्स आ गए। फर्स्टली आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। ठीक है, सेकेंड आइसोमर के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि देखो ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, और ये डिफरेंट पोजीशन है। तो यहाँ पर सेकेंड आइसोमर भी आ गया। थर्ड आइसोमर आपको कैसे बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन हम पूरा कर देंगे, लेकिन इनका नाम लिख लेते हैं पहले। ये आ गया आपके पास
हेक्स 1 आइन, ठीक है, दिस इज हेक्स 1 आइन। और ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे क्या है ये हेक्स 2 आइन, ठीक है, हेक्स 2 आइन हो गया। और यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे, दिस इज हेक्स 3 आइन, ठीक है। बाकी क्या है, यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोजन है वो आप फिलअप खुद ही कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 हमारे पास क्या आ गए, आइसोमर्स आ गए। तो ये हुए अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन से ये चीज़ हमने करी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हमें फोर्थ आइसोमर बनाना है इसका, तो हम इसका जो नंबर है, चेन का नंबर है, वो थोड़ा सा रिड्यूस कर ले। यहाँ पर हमने 5 मेंबर की चेन बना ली और साथ ही साथ हमने यहाँ पर कार्बन लगा दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, यहाँ पर हमने एक ब्रांचिंग दे दी और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो वैसे का वैसे ही रखा है। तो ये एक तरह का आइसोमर बन गया, ठीक है। अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम देखो क्या है, यहाँ से अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, जहाँ से आपके पास ट्रिपल बॉन्ड नियर आए। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा, फोर्थ पे मिथाइल है, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे CH3 होगा, तो इसका नेम हो जाता है 4 मिथाइल। और ये है 5 मेंबर्ड की चेन, तो ये हो जाएगा पेंट 1 आइन। फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आइन, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 आइसोमर्स आ गए हैं। अब फिफ्थ कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर हमने CH3 इस पोजीशन पे लगाया। अब हम ये कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहीं रख के ये CH3 हम नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर दे, तो ये आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। अभी यहाँ पर था, अभी हम यहाँ पर ये CH3 अगर कर ले शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग देखो यहाँ से होना है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नेम आ जाता है 3 मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल और हो जाएगा पेंट 1 आइन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से आप ये वाला आइसोमर भी बनाओगे। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या होती है, अभी तक हमने ट्रिपल बॉन्ड यहीं पर रखा था, लेकिन अगर हम ट्रिपल बॉन्ड आगे कर ले, देखो यहाँ पर तो आप ट्रिपल बॉन्ड आगे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस कार्बन के पास 1 2 3 पोजीशंस यहाँ पर है, ऑक्यूपाइड है, तो ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ तो नहीं लगा सकते, ठीक है। अब क्या करोगे, इस पोजीशन पे लेकिन आप ये ट्रिपल बॉन्ड आगे ले जा सकते हो, बाकी आप एज सच रख सकते हो, क्योंकि ये करने से इस कार्बन के पास और कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड आराम से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कार्बन ऑलरेडी फुल है। तो आप क्या करोगे, इसी में आपको चेंजेस क्या करने हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड ले जाके आपको आगे करना है। तो ये हो जाएगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये हो जाएगा इस तरह से ब्रांचिंग, ठीक है। ये सेम रहेगा जैसे आपने यहाँ पर CH3 लगाया है, तो ये सेम रहना है इस तरह, और ट्रिपल बॉन्ड आपने इस पोजीशन पे ले आया है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करनी है, जो ट्रिपल बॉन्ड है इस साइड से फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, पीछे से करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहा है, तो प्रायोरिटी देनी होती है ट्रिपल बॉन्ड को, तो नंबरिंग जाएगी आगे से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम देखो क्या हो गया, फोर्थ पोजीशन पे है मिथाइल, और ये आ जाता है पेंट, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड पे है आइन, ठीक है। तो ये इसका हो गया IUPAC नेम। अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये हमने कहीं और क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसके पास ब्रांचिंग है, ठीक है। अगर आप यूं कहते कि ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है हमने यहाँ पर पीछे क्यों नहीं शिफ्ट करा, तो पीछे अगर हम शिफ्ट कर देते इस ट्रिपल बॉन्ड को, तो वो क्या हो जाता, वो सेम ही पोजीशन पे आ जाता है जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, कितने आइसोमर बन गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें क्या करना है, यूनिक वे देखना है जिससे हम इसको एक नया आइसोमर बिल्कुल एक डिफरेंट वे में, डिफरेंट अरेंजमेंट में हम लिख पाए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 5 वाली चेन में भी आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर से हम श्रिंक कर देंगे कार्बन चेन को इनटू 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड लगाना है फर्स्ट पोजीशन पे। अब क्या करना है, 1 2 3 4 है,
तो इसमें क्या हो जाता है 5 और 6 पोजीशन हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। लास्ट में तो नहीं लगाएगी क्योंकि वो क्या हो जाएगी, वो उसी चेन में काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 जगह CH3 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो टोटल नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया पूरा। नंबरिंग कहाँ से करेगी, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए, ठीक आपके, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नजदीक आएगा, यहाँ से नजदीक आएगा, 1 2 3 और ये हो गया 4th। तो इसका जो नेम है, थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो ये हो गया 3,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, ठीक है। 2 है मिथाइल, और ये देखो 1 2 3 4 वर्ड रूट क्या आएगा, पेरेंट चेन अब 4 कार्बन की रहेगी है, तो ब्यूट हम यूज करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे आइन। तो ये कितने आइसोमर्स हो गए, 7 आइसोमर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आइसोमर्स शो करता है हेक्साइन, ठीक है। अगर आप कहो कि यहाँ पर हमने जो ये श्रिंक किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर ये श्रिंक किए हैं 4 मेंबर में, अगर हम 3 मेंबर की ही चेन रख लेते तो क्या अरेंजमेंट होती। तो देखो अगर हम ये करते 1 2 एंड 3 मेंबर की मेन चेन रखते, और यहाँ पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से लगाते, तो क्या पॉसिबिलिटी होती, यहाँ पर तो कोई पोजीशन पे ब्रांचिंग नहीं होनी, ऑलरेडी 4 है वैलेंसी फुल इसकी कार्बन की। यहीं पे आपको इस तरह से ब्रांचिंग देनी होती है, CH3 CH2 CH3। अब ये देखो ये कोई डिफरेंट आइसोमर नहीं बनाए, क्योंकि जो मेन चेन है आपकी, मेन चेन तो यही वाली है, इसी में ब्रांचिंग है। ये तो काइंड ऑफ यही वाला बन गया, कौन सा बना ये हमारा आइसोमर बन गया, ये हमारा यही वाला आइसोमर बन गया कि जिसमें क्या है, जिसमें चेन में इस पोजीशन पे देखो, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर क्या लगा है, ब्रांचिंग लगी है, और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये वाला जो है वो इसके सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनेगा 3 मेंबर तक रिड्यूस करने में। तो 4 मेंबर तक हमने रिड्यूस करके ब्रांचिंग कर दी, और यहीं पर हम एंड करते हैं। इसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती जिससे हम हेक्साइन को किसी डिफरेंट वे में लिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्साइन के टोटल होते हैं 7 आइसोमर्स। तो इसी के साथ हमने आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिया और प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दी, स्ट्रक्चर देख लिया एल्काइंस का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की, कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एल्काइंस की।